नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर भी स्नेह स्नेह ही सही परंतु रोज़ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज पुनः मैं आपके समक्ष ये टेस्ट लेकर आया हूं। ये चौथा टेस्ट है। इससे पहले जो है हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं। तो चौथा टेस्ट, तो चलिए शुरू करते हैं ये चौथा टेस्ट। इससे पहले जो है मैं आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज इस एक स्लाइड में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि बार बार टिप्पणी बॉक्स में आप लिख रहे हैं कि पुरानी वीडियोस में भी लिख रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, बहुत कन्फ्यूज़न है। तो देखिए ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो कि आप अगर पढ़ लीजिएगा तो फिर बहुत चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो 4 पुस्तकें हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, दृष्टि नेट जेआरएफ, यूजीसी एनटीए नेट प्रीवियस ईयर पेपर और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखने में कम लग रहा है, बहुत अपने आप में ये पूरा जो है ज्ञानकोश है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे तो बाइबल समझ सकते हैं, जैसे आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को समझते हैं, उसी तरह हिंदी साहित्य के किसी भी परीक्षा में यूजी, पीजी, यूजीसी किसी भी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि कितनी बार कम से कम आप पढ़ लें सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट्स दिए गए हैं कि सिर दर्द हो जाता है। तो कम से कम 3 बार इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 बार आपको पढ़ना है। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो दिए गए हैं वो आप 3 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ जितना सॉल्व कर सकते हैं करिए। जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जितना एमसीक्यू आपका गलत हो उतना आप उसको एक डायरी में लिखिए, नोट्स बनाइए, जो जो गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है, जिस टॉपिक के जिस खंड से गलत हो रहा है। मान लीजिए अज्ञेय से प्रश्न आया, अज्ञेय के काव्य संग्रह से प्रश्न आया और आपका गलत हो गया, तो आप अज्ञेय नोट्स में लिखिए अज्ञेय, और अज्ञेय की जितने भी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हो, गद्य पद्य, जो भी रचनाएं हैं अज्ञेय की, सभी एक जगह संकलित कर लीजिए और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको जेएनयू एमए हिंदी की जो परीक्षा हुई है, मेरे पास अभी थोड़ा सा सेटअप की कमी है, लाइटिंग वगैरह का इशू है बोर्ड पे, तो मैं इसी प्रकार से स्लाइड बनाकर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। आप टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या इस प्रकार से, जैसे मैं टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रकार से अगर हम जेएनयू की परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं क्या। बोर्ड पे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, सेटअप का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कोविड का समय चल रहा है तो इंक विंक सब खत्म हो गया है और अभी थोड़ा बाहर निकलने से थोड़ा सा भय तो लगता ही है, क्योंकि आप अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइएगा कि पेपर एनालिसिस के लिए हम इसी ढंग का प्रयोग करेंगे या नहीं। बहरहाल आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का, खड़ी बोली का क्षेत्र पूछा गया है, भाषा क्षेत्र, और विकल्प दिए गए हैं मेरठ, बुलंदशहर, खुजी, बी रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, सी पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मेरठ, बुलंदशहर। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि कुमायूनी भाषा क्षेत्र है, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बी रानीखेत, नैनीताल, सी कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, डी लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और शाहजहांपुर। सही विकल्प होगा रानीखेत और नैनीताल। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी और श्री गोपाल स्वामी आयंगर। सही उत्तर होगा गोपाल स्वामी आयंगर। चौथा प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। सही विकल्प का चुनाव करना है। ए बोलचाल में अत्यधिक व्यवहार से, बी हिंदी पद्यबद्ध
रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा टीकाओं से। सी, बंगला रचनाओं तथा अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो खड़ी बोली गद्य का विकास होना प्रारंभ हुआ। सही उत्तर होगा विकल्प डी। पांचवा प्रश्न है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि और हेमचंद्र। पाली भाषा, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। विकल्प दिए गए हैं मात्र पद्य में उत्कृष्ट रचनाओं का होना। बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। सी, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना। और डी, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय देना। तो सही उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं, विकल्प बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। सातवां प्रश्न है, काव्य पंक्ति पूछी गई है कि भरी रही भनक भनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चूरीन की। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और आपको बताना है यह किसकी पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं रत्नाकर, पद्माकर, देव और द्विजदेव। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आठवां प्रश्न है कि मीरा की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। मीरा की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। और विकल्प दिए गए हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी और पंजाबी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। नवां प्रश्न आपके समक्ष है कि कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन किसका है। विकल्प दिए गए प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल, अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा विकल्प ए, मुंशी प्रेमचंद। 10वां प्रश्न है कि गोदान उपन्यास के शिक्षक पात्र कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं मिस्टर खन्ना, मिर्ज़ा खुर्शीद, ओंकारनाथ और मेहता। सही उत्तर होगा विकल्प डी, मेहता। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति थी। हिंदी गद्य में जो है जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचना हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था और उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्यकृति कौन सी है। पल्लव, साकेत, जौहर या परिमल। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पल्लव। 12वां प्रश्न है कि भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य है। ए, व्यक्तित्व का परिशोधन, बी, चरित्र चित्रण, सी, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण और डी, रसास्वादन। सही उत्तर होगा विकल्प डी, रसास्वादन। 13वां प्रश्न है कि लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि। विकल्प दिए गए हैं जायसी, तुलसी, अज्ञेय और मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। 14वां प्रश्न है कि छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं। ए, आचार्य शुक्ल, बी, नलिन विलोचन शर्मा, सी, नंद दुलारे वाजपेयी और डी, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि नागार्जुन का जनवाद छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है।
यह कथन किसका है? नागार्जुन का जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होता है। विकल्प दिए गए हैं केदारनाथ सिंह का, रामविलास शर्मा का, अज्ञेय का और डॉक्टर कशेरी कुमार का। सही उत्तर होगा जी हाँ, विकल्प बी, रामविलास शर्मा का। 16वां प्रश्न है कि मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? मुक्तिबोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प दिए गए हैं रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह। 17वां प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित्त कहावै। यह किस कवि का कथन है? पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरै सो कवित्त कहावै। यह कवि किस कवि का कथन है? विकल्प दिए गए हैं बिहारी, घरानंद, ठाकुर और देव। सही उत्तर होगा जी हाँ, ठाकुर। अगला प्रश्न है कि कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? कमल दल नयनन की उन्मानी। विकल्प दिए गए हैं मीराबाई, रहीम, सूरदास और नंददास। सही उत्तर होगा रहीम। 19वां प्रश्न है कि कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी पारमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी पारमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, आचार्य शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। सही उत्तर होगा जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है कि निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बताएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। जनवादी कवि भी है और विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मला जैन, रामविलास शर्मा और विजयेंद्र स्नातक। इस प्रश्न का उत्तर और अपने अपने अंक हमारे साथ जरूर साझा करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।